अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले देखते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि जब हम गैस को स्टडी कर रहे होते हैं। एक होती है कि गैसेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी क्या होगी, और उनका प्रेशर, और प्रेशर के साथ साथ जो तीसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है टेम्परेचर। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर किस तरीके से चेंज होगा, इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन होगा, कैसे ये एक दूसरे के साथ बिहेव करेंगे, वेलोसिटी चेंज करने से प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ता है, टेम्परेचर चेंज करने से। तो उन सब चीज़ों को हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि ये जो थ्योरी है ये माइक्रोस्कोपिक मॉडल है आइडियल गैस का। इसका मतलब है कि हम इसको गैसेस, इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर जो हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हम आइडियल लेवल पर स्टडी कर रहे होंगे। हम सोच रहे होंगे कि ये आइडियल हैं। अब ये कौन कौन सी कंडीशंस होंगी जो हम सोचकर इस थ्योरी या इस मॉडल को डेवलप करेंगे। तो सबसे पहली जो हमारे पास कंडीशन होगी वो है गैस कंटेन्स वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो जो भी हम गैस ले रहे होंगे, किसी भी कंटेनर के अंदर ले रहे होंगे, तो हम पहली चीज़ जो सपोज करके चलेंगे कि उस कंटेनर के अंदर बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, और ये हमारी जो है सबसे पहली कंडीशन होगी। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होगी वो क्या है कि अ फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और मतलब आप एक कंटेनर के अंदर गैस ले रहे हैं तो उस कंटेनर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम हो सकते हैं। तो ये एक रफली आइडिया है कि 3 × 10⁻²4 मॉलिक्यूल्स पर मीटर क्यूब। तो अगर बिलफर्ज में यहाँ पर एक बॉक्स बना लेता हूँ, और ये जो बॉक्स है क्यूबिकल, आप सपोज कर लें कि इसकी लेंथ भी 1 मीटर है और विड्थ भी 1 मीटर है, हाइट भी 1 मीटर है। वैसे दिखने में तो ये बॉक्स मैंने काफ़ी छोटा बनाया है, काफ़ी 1 मीटर काफ़ी बड़ा होता है। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आप मार्केट से कपड़ा लेने जाते हैं तो 1 मीटर जो कपड़ा है उतनी ही लेंथ हो, उतनी ही विड्थ हो और उतनी हाइट हो। तो उस इतने से वॉल्यूम के अंदर रफली 3 × 10⁻25 मॉलिक्यूल्स होंगे। और ये मॉलिक्यूल्स किसी भी एलिमेंट, या किसी भी आप कह लें कि एलिमेंट है, कार्बन ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, नाइट्रोजन गैस ले रहे हैं, कोई भी गैस ले रहे हैं, तो ये उसके इतने ही मॉलिक्यूल्स आपको वहां पर नजर आएंगे। तीसरी जो पोस्टुलेट के अंदर हम कंडीशन सपोज करके चलेंगे वो क्या होगी कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मच स्मॉलर देन सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो भी गैस लेंगे, उन गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा उनके दरमियान के सेपरेशन के। और ये जो सेपरेशन होगी वो रफली रफली हम जो लेकर चलेंगे वो होगी 3 × 10⁻⁻10 मीटर। इसका क्या मतलब है कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो रफली डिस्टेंस है वो 3 × 10⁻⁻10 है, और जो मॉलिक्यूल का साइज है वो इस सेपरेशन से भी काफी कम होगा। चौथी जो हमारे पास कंडीशन है, मॉलिक्यूल्स मूव इन ऑल डायरेक्शंस विथ वेरियस स्पीड्स एंड कोलाइड इलास्टिकली। इसका क्या मतलब है कि मॉलिक्यूल्स फ्री है, वो हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, और लाजमी नहीं है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक ही स्पीड से मूव करें। सब मॉलिक्यूल्स डिफरेंट स्पीड से भी मूव कर सकते हैं, और सबकी जो कुलियन होगी, लाजमी सी बात है जब एक कंटेनर में मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो एक दूसरे के साथ स्ट्राइक भी कर रहे होंगे, तो उनकी जितनी भी कोलिजन्स होंगी वो सारी की सारी इलास्टिक होंगी। अब इलास्टिक का क्या मतलब है कि इनकी एनर्जी और इनका मोमेंटम पी दोनों कंजर्व रहेंगे। पांचवी जो कंडीशन हम लेकर चलेंगे वो ये है कि द मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट नो फोर्सेस ऑन वन एंड अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होगा कि पार्टिकल्स, अब हमें पता है कि बिलफर्स पार्टिकल्स हैं, उनके दरमियान भी मुख्तलिफ तरह की इंटरेक्शंस हो रही होती हैं, दूसरी भी फोर्सेस इन्वॉल्व हो रही होती है, लेकिन हम उन सब फोर्सेस को इग्नोर करेंगे। सिर्फ एक फोर्स को हम कंसिडर कर रहे होंगे, और वो फोर्स कौन सी होगी? कोलियन की फोर्स होगी। और जो छठी हमारे पास फाइनल कंडीशन है जिसको हम यूज करते हुए इनके प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिलेशंस फाइंड करेंगे, वो है कि मैकेनिक्स के जितने भी लॉज हैं वो सारे के सारे यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कह देता हूँ मोमेंटम, अगर हम यूज कर रहे हैं तो मोमेंटम
के फॉर्मूलाज और वो जितनी भी कंडीशंस हैं मोमेंटम की वो हम सब यहाँ पर इजीली यूज कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा यहाँ पर टॉपिक है आज का वो है प्रेशर ऑफ गैस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी कंटेनर के अंदर एट मॉलिक्यूल्स को रख देता हूं तो लाजमी सी बात है वो मॉलिक्यूल्स उस कंटेनर के अंदर मूव कर रहे होंगे और उनकी जो मोशन होगी उसकी वजह से जो कंटेनर के ऊपर एक प्रेशर भी लग रहा होगा। तो वो प्रेशर किस तरह का होगा, उसका बिहेवियर कैसे होगा, किन चीज़ों को चेंज करके हम प्रेशर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो पहला जो आज का टॉपिक है हम उसको स्टडी करते हैं, प्रेशर ऑफ गैस। अब अगर हम देखें, जैसे हमने ऊपर भी देखा कि एक कंटेनर के अंदर बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, तो हमें हर मॉलिक्यूल का अलग अलग प्रेशर फाइंड आउट करना होगा जो वो अप्लाई कर रहा होगा कंटेनर के ऊपर। तो ये काफ़ी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहला जो हम काम करते हैं वो क्या करते हैं, एक सिंगल मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं, फिर उसको जनरलाइज करके हम ओवरऑल रिजल्ट देख लेंगे। और जब हम मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर रहे होंगे तो इसमें हम एक और चीज का भी ध्यान रखेंगे, जैसे हमने ऊपर देखा कि मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन कर सकते हैं। तो हम अपने क्वेश्चन को या अपनी मैथमेटिक्स को आसान करने के लिए सबसे पहले एक कंडीशन लेकर चलेंगे और वो कंडीशन ये होगी कि जो भी मॉलिक्यूल हम ले रहे होंगे वो फिलहाल सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा और वो जो डायरेक्शन हम लेंगे वो लेंगे अभी के लिए एक्स एक्सिस। ये मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नॉर्मल केसेस में जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, अब यहाँ पर जो मैंने वन लिखा है तो बेसिकली ये वन रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। तो वो जो मॉलिक्यूल होगा वो एक्स डायरेक्शन में भी मूव करेगा, वाई में भी करेगा, जेड में भी करेगा। तो ये जो हमारे पास v बेसिकली जो उसकी वेलोसिटी होगी वो तीनों डायरेक्शंस की वजह से होगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम ये सपोज करेंगे कि पार्टिकल जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स में बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, वॉल्स के साथ स्ट्राइक करेगा और दोबारा फिर सेम उसी डायरेक्शन में वापस आएगा और जाकर सामने वाली बॉल से स्ट्राइक करेगा। बाकी की जो डायरेक्शंस हैं फिलहाल हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो ये हमने एक क्यूब लिया है या एक सिलेंडर लिया है जिसकी तीनों साइड्स जो हैं वो एल के बराबर हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो इसका कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा तो आप खुद आसानी से बता सकते हैं कि एल क्यूब के बराबर होगा। और अगर मैं पूछूं इस कंटेनर का किसी भी एक साइड का अगर हम एरिया निकालें तो एरिया जो होगा वो होगा लेंथ स्क्वायर। अब ये एरिया मैंने क्यों निकाला है इसका जवाब आपको थोड़ी देर में आगे पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये इस कंटेनर के ऊपर प्रेशर कितना लगा रहा होगा। तो इनडायरेक्टली तो हमारे पास प्रेशर का कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। तो प्रेशर हम किस तरीके से नॉर्मल केसेस में फाइंड करते हैं, हमें पता है प्रेशर जो होता है वो बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया के। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट कर लें कि ये जो मॉलिक्यूल है जो हमने अभी लिया है जो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये वॉल्स के ऊपर फोर्स कितनी लगा रहा होगा। तो फोर्स के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है जो हम पहले भी यूज कर चुके हैं और हम ये यहाँ पर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने सिक्स्थ कंडीशन के अंदर देखा था कि हम मैकेनिक्स के सारे लॉज यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो फोर्स का हमें एक फॉर्मूला पता है और वो हमें हमारे पास है कि चेंज इन मोमेंटम with respect to time is called फोर्स। मोमेंटम जब टाइम के साथ चेंज होता है तो उसको हम फोर्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोमेंटम चेंज क्या आ रहा होगा जब मॉलिक्यूल जो है वॉल्स के साथ कोलाइड कर रहा होगा। अब हमें पता है कि चेंज इन जो मोमेंटम होता है वो बराबर होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अगर मैं यहाँ पर मॉलिक्यूल को देखूं, जब मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस मॉलिक्यूल का सपोज मास m है और इसके पास वेलोसिटी v है। वन मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं और x मैंने इसलिए लिखा है साथ में क्योंकि मैं सिर्फ इस वक्त x एक्सिस को कंसीडर कर रहा हूं। तो जब मॉलिक्यूल यहाँ पर इस साइड पर जाएगा और इस वॉल के साथ स्ट्राइक करेगा तो ये जो कोलिजन होगी टोटली प्योरली इलास्टिक कोलिजन होगी। अब यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद मॉलिक्यूल अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा और सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा। तो इस डायरेक्शन में जाते वक्त जब मॉलिक्यूल का मोमेंटम mv है तो वापस आते हुए उसका मोमेंटम जो होगा वो माइनस mv होगा। और हमें पता है कि जो माइनस है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, माइनस जो है हमारे पास डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है।
तो अगर मैं फाइनल मोमेंटम की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूं तो इनिशियल मोमेंटम की डायरेक्शन जो है वो मेरे पास नेगेटिव आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो लिहाजा हमारे पास जो चेंज इन मोमेंटम आएगा वो 2mv1x आएगा। अच्छा बिलफर्ज, अगर आप फाइनल मोमेंटम की डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं और इनिशियल मोमेंटम की डायरेक्शन को पॉजिटिव, तब आपके पास यहां पर माइनस आएगा, लेकिन फिलहाल हम जो है सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। हमें पता है कि जो फाइनल आंसर है वो 2mv1 आना है। अब प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए हमें फोर्स चाहिए थी, और फोर्स के लिए हमें मोमेंटम और टाइम चाहिए होता है। मोमेंटम तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, नेक्स्ट चीज जो है हमारे पास वो टाइम क्या निकलेगा। तो अगर हम टाइम की बात करें तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है नॉर्मल केसेस में वो होता है वेलोसिटी बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो यहां पर अगर हम टाइम हमने निकालना है तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और यहां पर हमारे पास वेलोसिटी है v1, x डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, v हम 1 जो है वो हमें पहले एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं। अब यहां पर मेन जो चीज है वो है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा होगा, तो यहां पर अगर आप देखें मैंने जो एक साइड का डिस्टेंस लिया है वो l लेंथ ली हुई है। तो अगर पार्टिकल एक वॉल से दूसरी वॉल तक पहुंचने में l डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो जब वो बाउंस बैक करेगा और दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जाएगा तो l डिस्टेंस जाने का और l डिस्टेंस वापस आने का, तो टोटल जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो है 2l। तो लिहाजा यहाँ पर जो हम डिस्टेंस है उसको रिप्लेस कर देंगे 2l से। तो ये फॉर्मूला हमारे पास टाइम का भी आ चुका है। तो हम मोमेंटम भी निकाल चुके हैं, टाइम भी निकाल चुके हैं। तो अब आए फोर्स निकालते हैं। 1 इसलिए लिखा है, वही बात है कि हम अभी तक एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं। मोमेंटम की जगह पर मैंने पुट कर दिया 2mv1x और टाइम की जगह पुट कर दिया 2lv1x। जब हम इनको कटिंग करेंगे तो 2 से कट जाएगा। उसके अलावा ये v1 जो है वो ऊपर चला जाएगा तो ये v1 स्क्वायर बन जाएगा, m पहले से ऊपर मौजूद है और नीचे लेंथ आ जाएगी। तो ये वो फोर्स है जो एक पार्टिकल कंटेनर की वॉल पर लगा रहा होगा जब वो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर हमारे पास एक मॉलिक्यूल नहीं होता बल्कि बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, और मैंने आपको ये भी बताया था कि हम सबसे पहले एक मॉलिक्यूल की फोर्स या मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर बाकियों को भी कंसीडर करेंगे। तो अगर एक मॉलिक्यूल की फोर्स mv1 स्क्वायर बाय l है तो सब मॉलिक्यूल्स की जो फोर्सेस हैं तो उन सब को हमें ऐड अप करना होगा। तो ये हमारे पास n मॉलिक्यूल्स हैं तो n फोर्सेस हमारे पास आ जाएंगी। उन सब के लिए अगर मैं ये फॉर्मूला लिखूं तो इसकी कुछ इस तरह की शेप बनकर आएगी। अब इसमें अगर हम देखें तो सेम मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं, जैसे अगर हम बिलफर्ज ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के सब मॉलिक्यूल्स का मास सेम होगा। तो मैं m को कॉमन ले सकता हूं, वेलोसिटीज यहां पर मौजूद हैं, लेंथ मौजूद है। तो अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर क्या आ जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, और एरिया हम थोड़ी देर पहले कैलकुलेट कर चुके थे, मैंने आपको बताया था लेंथ स्क्वायर के बराबर होता है। और फोर्स जो है हमारे पास यहाँ पर ये मौजूद है और ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो सब में अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर में लेंथ मौजूद है, उस लेंथ को मैं कॉमन ले लूंगा तो एल स्क्वायर और वो एल मल्टीप्लाई होके हमें एल क्यूब दे देगा। और मास सब में सेम था तो मास हमने यहाँ पर ऊपर न्यूमिनेटर में कॉमन ले लिया, तो हमारे पास v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर ये सब हमारे पास आ चुके हैं। अब मैं यहाँ से वेलोसिटी को कॉमन नहीं ले सकता, और वो इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि ये वेलोसिटीज डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की हैं। अगर पॉसिबल है कि ये सब सेम हो तो वो अलग बात है, अगर वो सेम नहीं है तो फिर मुझे उनको सबको अलग करके लिखना होगा। अब यहां पर अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करूं तो वो बराबर होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय लेंथ क्यूब, क्योंकि मैं एक सिलेंड्रिक क्यूबिकल कंटेनर को यूज कर रहा हूं। अब नॉर्मल केसेस में जो हमारे पास डेंसिटी होती है वो बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम के। अब यहाँ पर वॉल्यूम तो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, वो बराबर है लेंथ क्यूब के, और जो मास है वो आ गया m। अब यहाँ पर हमने एक चीज को कंसीडर करना है कि ये मास एक मॉलिक्यूल का नहीं है बल्कि हमारे पास यहाँ पर n मॉलिक्यूल्स हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो लिहाजा यहाँ पर मुझे सब मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि सर आप यहाँ पर डेंसिटी को क्यों यूज कर रहे हैं, हालांकि हम ऊपर प्रेशर निकाल चुके हैं।
तो डेंसिटी हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि सब मॉलिक्यूल्स को एक साथ कंसीडर करना या उनको हल करना काफी मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उनको इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिख देते हैं ताकि हमें क्वेश्चन हल करने में आसानी हो और हमारी मैथमेटिक्स जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ी बहुत आसान हो जाए। अब यहां पर अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो डेंसिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होते हैं मास डिवाइडेड बाय लेंथ क्यूब के। तो अगर आप देखें मास डिवाइडेड बाय लेंथ क्यूब, यहां पर हमारे पास आप यहां पर आपको नजर आ रहा होगा। तो यहां पर मास डिवाइडेड बाय लेंथ क्यूब की जगह मैं डेंसिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इजीली रिप्लेस कर सकता हूं। तो अब जो हमारा फाइनल प्रेशर की जो कंडीशन या शेप नजर आ रही होगी आपको, वो है डेंसिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यहां पर हमारे पास सब मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी मौजूद है। अब यहां पर हम एक टेक्निक यूज करेंगे जिसको कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो आपको एवरेज का पता होगा, जैसे हम मार्क्स या कोई भी चीज कैलकुलेट करते हैं तो मार्क्स जितने भी हों या जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम ऊपर लिखते हैं और डिवाइडेड बाय टोटल जो क्वांटिटीज हैं उनको नीचे लिखते हैं, और इस तरीके से हम एवरेज को फाइंड करते हैं। तो यहां पर भी अगर आप देखें सब मॉलिक्यूल्स की इंडिविजुअल वेलोसिटीज ऊपर आ चुकी हैं और डिनोमिनेटर में जो है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो इस पूरी चीज को जो है हम एवरेज कह सकते हैं। तो लिहाजा ये एवरेज वेलोसिटी होगी एक्स डायरेक्शन के अंदर। और मॉलिक्यूल्स के केस में जो हम एवरेज वेलोसिटी को लिखते हैं उसके ऊपर एक बार डाल देते हैं, और ये जो बार है ये एवरेज को रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहां पर अगर हम देखें तो सब वेलोसिटीज के ऊपर स्क्वायर था, तो लिहाजा यहां पर भी हम एक स्क्वायर लगाएंगे, और ये जो एवरेज वेलोसिटी है ये एक्स डायरेक्शन की है। तो अब हमने एक्स डायरेक्शन में जो कंटेनर के ऊपर प्रेशर लग रहा होगा एटम मॉलिक्यूल्स की वजह से, उसका प्रेशर फाइंड आउट कर लिया है। लेकिन अगर हम देखें कि इन रियल प्रेशर जो है खाली एक्स में नहीं लग रहा होता, वाई और जेड एक्सिस में भी लग रहा होता है। तो थोड़ी देर के लिए हम ये सपोज कर लेते हैं कि जिस भी डायरेक्शन में जो हमारे पास वेलोसिटी है, सब डायरेक्शंस की जो हमारे पास वेलोसिटी है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो लिहाजा मैं सब वेलोसिटीज को क्या लिख सकता हूं, जैसे अगर मेरे पास वेलोसिटीज हैं एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन, मैं सबको सपोज कर लेता हूं कि सबकी जो वेलोसिटीज हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। तो मैं सबको एक ही वेलोसिटी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। अब मैं x इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मैंने ऊपर सारी मैथमेटिक्स x के हिसाब से की हुई है। तो यहां पर ये v जो स्क्वायर आएगा हमारे पास वो आ जाएगा। अच्छा, ये सारे जो हैं हमारे पास एवरेजेस हैं, तो ये जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 3vx एवरेज का स्क्वायर, और यहां से अगर मैं x डायरेक्शन की एवरेज निकालूं तो वो तकरीबन आएगी v एवरेज स्क्वायर बाय 3। तो यहां पर हमने vx स्क्वायर और vx स्क्वायर को इन टर्म्स ऑफ v एवरेज लिख लिया, और इस तरीके से हमने प्रेशर का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया कि गैसेस जो हैं वो कंटेनर पे कितना प्रेशर लगा रही होंगी। तो अगर हम यहां पर देखें तो जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज वेलोसिटी के। तो जितनी ज्यादा आपके पास एवरेज वेलोसिटी होगी उतना ही ज्यादा आपके पास प्रेशर होगा। डेंसिटी तो यहाँ पर कांस्टेंट है, हम जो भी गैस यूज करेंगे उसकी डेंसिटी जो होगी वो फिक्स होगी। तो जितना ज्यादा हम वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी इंक्रीज करते जाएंगे कंटेनर पर प्रेशर उतना ज्यादा लगता रहेगा। अब यहाँ पर एक और मैंने एक छोटा सा टॉपिक हल करने की समझाने की आपको मैं कोशिश करूंगा। इस टॉपिक को कहते हैं रूट मीन स्क्वायर। और ये रूट मीन स्क्वायर क्या है, अगर आप देखें तो ये जो हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली है वो स्क्वायर की फॉर्म में है, लेकिन जो नॉर्मल वेलोसिटी होती है हमारे पास उसके ऊपर स्क्वायर नहीं होता। तो अगर मैं इस वेलोसिटी का अंडर रूट ले लूं तो मेरे पास नॉर्मल वेलोसिटी आ जाएगी, और इस वेलोसिटी को जो है हम वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं। तो अगर यही प्रेशर का फॉर्मूला आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की फॉर्म में लिखना हो तो वो कुछ किस तरीके से बनेगा, हमें पता है प्रेशर बराबर है 1/3 डेंसिटी टाइम v एवरेज का स्क्वायर, और अगर मैं v एवरेज का अंडर रूट ले लूं
तो ये जो बराबर होगा खाली वेलोसिटी, ये रूट मीन स्क्वायर के बराबर होगी। तो 3 इस तरफ चला जाएगा, P हमारे पास मौजूद है और डेंसिटी भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। और अगर आपको यही फॉर्मूला टेम्परेचर की फॉर्म में लिखना हो तो हमारे पास रिलेशन पिछले टॉपिक में मौजूद है, जिसको कहा जाता है PV इज इक्वल्स टू nRT। तो यही रूट मीन स्क्वायर फॉर्मूले को आप टेम्परेचर की फॉर्म में लिख सकते हैं, जस्ट आपको प्रेशर को यहाँ पर रिप्लेस करना होगा। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा कि किस तरीके से हम प्रेशर फाइंड कर सकते हैं जब वो प्रेशर किसी कंटेनर के ऊपर, क्यूबिकल कंटेनर के ऊपर लग रहा होता है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में उसको जरूर हम मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।